खिलाफ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। क्या गवर्नमेंट ने भारत विरोधी उन सारी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है? कैसे, यही जानेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि हाल ही में जब आपकी यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड भारत में आई थी तो आपके राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड को एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में, उस पर बैन लगाने की और उस पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको घोषित करने की बात की गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो सारी एक्टिविटी है, जो इनिशिएटिव लिया गया है यूएसए और इंडिया के बीच में, इसका इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ग्लोबल एक्चुअली एस्पेक्ट क्या है इस एंगल का, तो यही जानेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एंड व्हाट इज एक्चुअली द न्यूज इज। सो इंडिया कॉल फॉर एसएफजे बैन, दैट इज सिख फॉर जस्टिस बैन। पिछले कुछ वर्षों में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी बैन कर दिया है, 5 इयर्स का एक्सटेंशन भी किया था। फिर ये जो पन्नू, आपने अक्सर इनको न्यूज में देखा होगा, इनको भी ऊपा के तहत 2019 अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत हमने ये कहा, अमेंडमेंट लाया कि आप इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। तो इनको घोषित किया गया इंडिविजुअल टेररिस्ट के तहत, आपका जो यूएसए बेस्ड एसएफजे को लीड करते हैं। सो यही पर्टिकुलर न्यूज है जिसने वापस एक इंटरनेशनल बहुत सी कंट्रीज के साथ एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया हमारे रिलेशनशिप को लेके। सो ये देखेंगे कि पर्टिकुलर क्या ये एक्शन है, क्या ग्रुप है और कैसे ये इंडिया यूएसए के बीच में इस खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन पे बात करने पे, इसको कर्ब करने, इसको प्रिवेंट करने के एक्शन लेने के बाद से ही पूरे अलग अलग देशों में खलबली भी क्यों मची है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में। तो स्टार्टिंग विद एक्चुअली ये एसएफजे है क्या, व्हाट इज सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बेसिकली इट इज अ यूएसए बेस्ड एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी डिमांड है एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन, दैट इज खालिस्तान। कौन सा खालिस्तान? तो कुछ जो हमारे भारत का जो पाकिस्तान, वो पंजाब है, और पाकिस्तान के एरिया का जो पंजाब है, इन दोनों को मिला के इनको एक सेपरेट स्टेट की ये लोग डिमांड करते हैं, दैट इज खालिस्तान। और मेजरली इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का आईसिस जो है या आईएसआई है, वो तो इसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इलीगली इन टेररिस्ट या इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग प्रोवाइड करती है ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज, भारत विरोधी एक्टिविटीज को ये अंजाम दे सके। सो व्हाट इज एक्चुअली सिख फॉर जस्टिस, ये आपको होप सो समझ आ गया हो, जिसकी स्थापना 2007 में यहाँ नहीं यूएसए में की गई थी। और मेन पर्पस यही है इनका कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जो कि हमें खालिस्तान के रूप में चाहिए। तो भारत में से एक सेपरेट स्टेट निकाला जाएगा और इसके जो पांव है, इसकी जो रूट्स है, आपको यूके में भी देखने के लिए मिलेगी, कई यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने के लिए मिलेंगी। पाकिस्तान तो सपोर्टर ही है इसका, यूएसए है, कनाडा है। इस पर्टिकुलर मुद्दे की वजह से इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो अपने लोएस्ट पे आ चुके हैं। सो नाउ एक्चुअली अब जानने की कोशिश करेंगे कि बैन क्या है और क्यों इंडिया ने बैन किया है। सो एसएफजे हैज बीन एक्यूज्ड फॉर इनिशिएटिंग सेसेशनिस्ट मूवमेंट एंड प्रोमोटिंग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। पिछले कुछ टाइम से खालिस्तान का इशू आज का नहीं है। खालिस्तान के इशू की जब इंडिया के एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ये इशू बहुत पुराना है। सिख डायनेस्टी के मौजूद से, जब उनका एग्जिस्टेंस था, तब से ये मैटर था कि राज करेगा खालसा। हमेशा से सिख कम्युनिटी इस पर्टिकुलर चीज की डिमांड आपकी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कर रही थी। इंडिपेंडेंस के बाद भी इन्होंने अपना एक सिखिस्तान डिमांड किया, बट इन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट किया इस उम्मीद में कि ब्रिटिशर्स ने तो इनकी विश नहीं पूरी करी, पाकिस्तान एक सेपरेट बना दिया स्टेट, आपका हिंदुस्तान एक सेपरेट स्टेट बना दिया, पर सिखिस्तान नहीं बनाया। सिखिस्तान उस टाइम इसलिए भी नहीं बना क्योंकि 1941 में सेंसस किया गया था और उस सेंसस के हिसाब से पंजाब वाले एरिया में पर्टिकुलर 55% जो थे वो मुस्लिम्स थे, 30% जो पॉपुलेशन थी वो आपकी हिंदू थी और लगभग 15% जो पॉपुलेशन थी वही सिख की थी।
और इसमें से ऑल ओवर इंडिया का उस वक्त देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के केवल 1% जो थी वही सिख कम्युनिटी थी। ब्रिटिशर्स ने कहा कि इट्स ऑल गेम ऑफ नंबर, अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको सेपरेट स्टेट या कंट्री दी जा सकती है। पर उस वक्त जो है आपका ये उतनी मेजॉरिटी में नहीं थे, जिसकी वजह से मेजर जो पंजाब का हिस्सा है, यानी कि पंजाब केवल हमारे पास ही नहीं, पंजाब पाकिस्तान के पास भी है, तो मेजर पंजाब का हिस्सा इसलिए चला जाता है पाकिस्तान को और हमारे पास एक बहुत लिमिटेड रह जाता है। लेकिन पार्टीशन के बाद जब आपके बहुत से सिख रियलाइज किया उन्होंने कि पाकिस्तान में उनके राइट्स छीने जा रहे हैं या उस तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो पार्टीशन के बाद बहुत से सिख इस तरफ आते हैं और फिर जो आज का पंजाब है उसमें एक सिख मेजॉरिटी आपकी हो जाती है। सो आफ्टर पार्टीशन भी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग सिख कम्युनिटी ने डिमांड की, जो कि धीरे धीरे वायलेंट होती गई। सरकार ने शायद उनकी चीजों को फुलफिल नहीं किया उस तरीके से, जिसके चलते बहुत से सेपरेटिस्ट ग्रुप आपके पंजाब में उभरने लगे, जिसमें से ऑलमोस्ट हर किसी की डिमांड सेपरेट ही स्टेट थी या खालिस्तान की थी। लेकिन जिसके चलते 1966 के बाद में आपको इन्हें सेपरेट स्टेट भी बनाया गया, पंजाब भी बनाया गया, लेकिन तब भी अब ना जाने क्यों ये सारी डिमांड्स वापस इंस्टिगेट करने लग गई हैं 2015 से। सो सबके इंडिविजुअल कॉल्स हैं और मेरा हमेशा से मानना है कि गवर्नमेंट की ने कुछ निगलेक्ट की हुई चीजें आज हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का एक मेजर कंसर्न बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के पॉलिटिकल मोटिव की वजह से ये बड़े बड़े मुद्दे, चाहे नक्सलिज्म हो, इंसर्जेंसी हो या खालिस्तान इशू हो, आज भी हमारा सरदर्द बना हुआ है। सो यस, इन 2019 इंडिया ने बैन किया था एसएफजे को अंडर ऊपा, लेकिन अब इसका 5 ईयर एक्सटेंशन भी बढ़ा दिया गया है। और जब रिसेंट में यूएसए की जब आई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जो लीडर तुलसी गबार्ड, उनसे ये भी रिक्वेस्ट की गई कि आप इन्हें टेररिस्ट के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन घोषित करिए, क्योंकि अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। और हम इस मैटर के चलते कनाडा के साथ तो रिलेशनशिप ऑलरेडी खो चुके हैं, पर आपके साथ नहीं खत्म करना चाहते हैं। सो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था आपका खालिस्तान का। देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एसएफजे। तो जैसे कि हमने देखा यूएसए से इसकी शुरुआत हुई 2007 में। देन इन्होंने एक रेफरेंडम 2020 कैंपेन लॉन्च किया, जहां इन्होंने पूरे 6 से जितने भी सिख वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हालांकि प्राइम मिनिस्टर जब अभी न्यूजीलैंड गए थे वहां पे भी उन्होंने सिख और खालिस्तान को लेके बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया। कनाडा गए, चाहे आप कनाडा ले लीजिए, यूके ले लीजिए, ऑलमोस्ट हर एक जगह सिख्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा दान पुण्य करने वाली कम्युनिटी या वेल सोसाइटी के लिए अच्छे करने वाले और लोगों को फीड करने के लिए भी सोसाइटी मानी जाती है। ओके, नाउ रेफरेंडम 2020 आपका कैंपेन इन्होंने किया, पूरे वर्ल्ड वाइड सिख से ये कहा कि भाई आप भी वोट करिए खालिस्तान के लिए, हमें आपका पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए। लेकिन इंडिया रिपीटेडली इस चीज को एक्यूज करता रहा, डिमांड को डिनाई करता रहा और ये बोलता रहा कि भैया ये सारी जो चीजें हैं ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि बड़ा होता जा रहा है। बेस इसका दूसरी कंट्री में है, जिसके चलते हम कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते। और साथ ही के साथ इंडिया ने हमेशा से एलिगेशंस हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लगाए कि इसको फंड जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई जो है करती है। और जिसके जो मेजर लीडर हैं आपको देखेंगे गुरवंत सिंह पन्नू, जिनको आपने टाइम टू टाइम न्यूज में देखा, ये अलग अलग वीडियोज और अलग अलग अपने विचारों के थ्रू लोगों के बीच में इस तरीके का एक्टिविटीज जो है वो टाइम टू टाइम प्रमोट करते रहते हैं। नाउ अब इसका हमने देखा कि भाई इंडिया की तरफ से लीगल एक्शंस क्या लिए गए। तो सबसे पहले हमने बात की ऊपा, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट। हमने बाकी भी कई वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात की है। तो इसको हमने 2019 में इस एक्ट के तहत बैन कर दिया था। ऊपा हालांकि पहले 2019 के अमेंडमेंट से पहले जो ऊपा एक्ट था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसमें आपका आप कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट नहीं घोषित कर सकते थे। मेजॉरिटी आपको एज अ ग्रुप को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते थे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि इंडिया में 2014-15 के बाद देखा गया बहुत से लोन वुल्फ अटैक बढ़ने लग गए, यानी कि एक इंडिविजुअल आदमी बहुत से अटैक्स करने लग गया, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे बहुत अलग अलग अटैक्स देखने के लिए मिले। तब इंडिया ने अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत आपका ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित करा और उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात अमेंड करी।
तो इसीलिए 2019 में ऊपा को क्या बोलते हैं आपका एसएफजे को बैन किया गया और साथ ही साथ आपका पनून को भी उनके अगेंस्ट उनको ऊपा के अंडर टेररिस्ट जो है उन्हें घोषित किया गया। और ये गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को उस तरीके से टेररिस्ट घोषित कर सके और उस तरीके से उसके अगेंस्ट एक्शंस ले सके। ना सेकेंड एनआईए, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, मेजॉरिटी ऑफ द सिक्योरिटी जो हमारे कंट्री में लॉज और इनिशिएटिव और ऑर्गेनाइजेशंस लिए गए हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द एक्शंस और ऑर्गेनाइजेशंस और एक्ट्स अमेंड या फिर क्रिएट किए गए हैं आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक। वो हमारे लिए एक आई ओपनिंग इवेंट था, जिसके बाद हमने कई चेंजेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कई चेंजेस अपने एक्ट्स में लाए हैं। उसी में से एक मेजॉरिटी जो है आपको मेजर जो देखने के लिए मिलेगा, दैट इज एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सो इट इज एक्टिवेटली इन्वेस्टिगेटिंग एसएफजी। पिछले कुछ वक्त से कंटिन्यूसली सिख फॉर जस्टिस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लुक आफ्टर कर रही है कि इनको सोर्सेज क्या है, टेरर फंडिंग क्या है, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट भी की जा रही है। जिस तरीके से केरला स्टोरीज आपने देखी होंगी कि कहाँ उनको इस तरीके के यंगस्टर्स को माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके इस तरीके की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट किया जाता है। स्पेसिफिकली ऑनलाइन रिक्रूटिंग भी की जाती है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। उसी तरीके से आपका एसएफजे के लिए भी किया जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लुक आफ्टर करती है कि इस तरीके से आपका ना रिक्रूटमेंट की जाए और ऑनलाइन सम्मन्स और इस तरीके के आपके इश्यू नोटिस करती है, सम्मन्स वगैरह क्रिएट करती है, ताकि इन सारी चीजों को कंट्री में रोका जा सके। देन वेरियस अदर लॉज भी हमने क्रिएट किए जो इस चीज को लुक आफ्टर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कंट्री, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे विद इन बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री, यानी कि अपने देश के अंदर ही लागू होती हैं। तो एक्सटर्नल चीजें करने के लिए हमें बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं जिसके साथ हम इंटरनेशनली भी इन सारी चीजों पे एक्शन ले सके। ये आप देखेंगे तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ कनाडा, जहां पे कनाडा में आपको खालिस्तानी बेस काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, जहां पे अच्छी खासी सिख की जो पॉपुलेशन है वो सेपरेट स्टेट या फिर खालिस्तान की डिमांड करती है। इंडिविजुअली सबके अपने अपने ओपिनियन और पर्सपेक्टिव है, बट आई ऑलवेज बिलीव बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल गेम और अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक छोटी प्रॉब्लम को, इशू को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में क्रिएट किया है, जिसमें से खालिस्तान भी है। अब हमारे डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो यूएसए और कनाडा जो है दो मेन बेस हैं। अगर आप देखेंगे तो कनाडा की ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन आपको पंजाबी देखने के लिए मिलेगी या सिख देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा, आपका यूएसए में एसएफजे का आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो यूएसए में भी आपको अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलेगी पंजाबियों की, यानी कि सिख की। तो अब ये हमारे लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज बना है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के साथ साथ, कि यूएसए और कनाडा के साथ हम रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं, जिसमें से कनाडा के साथ तो ऑलमोस्ट खराब पूरी तरीके से हो ही गए हैं। वो रिवाइव कैसे किया जाएगा उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, बट कोई ऐसा मेजर दिख नहीं रहा है, रिलेशनशिप सुधरने के जो नतीजे आपको या फिर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। सो बोथ द यूएस एंड कनाडा फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करते हैं, जिसके चलते वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स हैव राइट कि वो जिस तरीके से काम करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारे भी देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके बहुत ज्यादा बवाल बना हुआ है, उसके लिए हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। बट आपका जो यूएसए और कनाडा के, क्योंकि बहुत से जो सिख हैं दे आर सिटीजंस ऑफ यूएसए एंड कनाडा, तो उस हिसाब से वो यूएसए और वहां के नागरिक जब हैं तो उनके पास सारे राइट्स हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसमें से एक है, जिसके चलते वो अपने फ्रीडम की बात करते हैं, अपने स्पीच को एक्सप्रेस करते हैं, जिसके चलते चाह के भी यूएसए और इंडिया को, कनाडा को आप उस तरीके से नहीं कह सकते कि आप हमारी बात मानिए, क्योंकि वो पहले उनके सिटीजन्स की बात सुनेंगे, जो कि हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन जाती है। साथ ही साथ कनाडा एक अच्छी खासी, जैसे कि बात की सिख डायस्पोरा, इनफैक्ट आपकी पॉलिटिकल, वहां की पार्लियामेंट में भी सिख का एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से आपकी पार्लियामेंट में जब कोई लॉ और एक्शन नहीं पास हो पाता, क्योंकि सिख वहां पे अच्छे खासी तादाद में है। देन आप देखेंगे ट्रूडो का पूरा ही जो करियर ही लेके खत्म हो गया इस पूरी मैटर पे, जिसमें 5-5 अलायंस का बहुत बड़ा रोल था, और आज 5-5 अलायंस भी टूटने की कगार पर है। इस तरीके की न्यूज आपने देखने को
मिलती हैं। बट यस, दिस शोज दैट कि क्यों, क्योंकि उनके नेशनल राइट्स के चलते, उनके फंडामेंटल राइट्स के चलते हम इंटरनेशनली इन दोनों कंट्रीज के साथ कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब यूके और यूरोप में भी अगर आप बात करें, सेम यूके और यूरोप का भी सीन है कि बहुत से आपको सिख पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। इस मैटर की वजह से हमारी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज और यूके में भी बातचीत, जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, कन्वर्सेशन जो है वो अचीवेबल नहीं है, बिकॉज वहां के भी सिटीजन अच्छे खासे सिख पॉपुलेशन है। तो वही फंडामेंटल राइट्स और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्लैश वहां पे भी देखने के लिए मिलता है। और पाकिस्तान का रोल तो डिनाइबल ही है, मतलब वो खुद तो अपने एक सेफ हेवन बना ही हुआ है फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बट कोई मौका नहीं छोड़ता है इंडिया की तरफ इस तरीके की एक्टिविटी करने का। इसीलिए उसी का जो देश, उसी का जो एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, वो पूरी तरीके से वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो भी पूरी तरीके से इस एक्शन और इस फेवर में है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो यहां आप इस तरफ इंडिया को परेशान कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ही की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपसे खुश, आप ही की कंट्री की प्रोविंसेस की, जो आपका जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, वहां के लोग वो आपसे खुश नहीं है। तो हमेशा दूसरों के लिए गड्ढा खनने वाला आज कहीं ना कहीं खुद उस तरह बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल नहीं समझ रहा है। बट यस, इंडिया चैलेंजेस दी पाकिस्तान आईएसआई फंड्स इन सपोर्ट एसएफजे। इनका एम ही यही है कि पाकिस्तान में किस तरीके से, मतलब इंडिया में किस तरीके से पंजाब रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए, और यही रिस्पॉन्सिबल भी है। पाकिस्तान ही वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल स्टेट या कंट्री है इंडिया में ड्रग सप्लाई के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा है गोल्डन क्रेसेंट का, जिसमें अफगानिस्तान और आपका ईरान भी आते हैं, जहां वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा ड्रग्स का स्मगलिंग और ड्रग्स का ग्रोथ होती है, जिसके चलते एक अच्छा खासा ड्रग्स का ये अपना सिस्टम जो मार्केट है वो इंडिया में करते हैं। और पाकिस्तान, पंजाब उसका एक मेजर हिट और टारगेट एरिया है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए और भी ज्यादा मिलती है। ग्लोबल रिस्पॉन्सेस की बात करें, यूएसए एक्नॉलेज करता है एसएफजे एक्टिविटीज, बट अब सॉरी, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेके कभी भी उस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता। कनाडा तो पूरे रिलेशनशिप ही खराब हो गए। क्यों? क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उनकी जो है सिख पीपल है, तो उन्होंने तो अपने ही लोगों को प्रायोरिटी दी, जिसके चलते बहुत ज्यादा कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन रिलेशनशिप खत्म होते हुए जरूर दिखे। यूके प्रोटेस्ट करने से मना नहीं करता है, हालांकि मना करता है, लेकिन उनके भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलता है कि आप प्रोटेस्ट करिए, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन हम आपको प्रोटेस्ट नहीं, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम आपको बेसिकली सपोर्ट नहीं करेंगे। सो यूके हैज अलाउड प्रोटेस्ट बट हैज नॉट सपोर्टेड द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑफिशियली। इंटरपोल, इंडिया ने इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है उससे रिक्वेस्ट करी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप रेड नोटिस निकालिए, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई मेजर आपका एक्शन नहीं लिया गया, बात वहीं भी अटकी पड़ी है। सो इंडिया हैज रिक्वेस्टेड रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट एसएफजे लीडर्स, बट एक्सट्रेडिशन रिमेन्स द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या किया जा सकता है? काउंटर टेररिज्म मेजर्स किए जाते हैं इंटरनेशनल, इंडिया चाहे एफएटीएफ हो, चाहे डिफरेंट आपके मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरफीट टेररिज्म या मनी करेंसी की बात हो, तो इंडिया हमेशा से अपनी बात रखता है, बट जरूरी है कि और काउंटर टेररिज्म मेजर्स पे बात करनी चाहिए। देन एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, बायलैटरल टॉक्स पे हमें और इफेक्टिवली करनी पड़ेगी, ताकि हम ये कनाडा, यूएसए, यूके, यू में एसएफजे का जो इन्फ्लुएंस है उसे कर्ब कर सकें, क्योंकि अब ये धीरे धीरे अलग प्रांतों में, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी देखने के लिए मिल रहा है। देन अपने लीगल एक्शंस और इंटरनेशनल ऑर्डर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिवली रखना पड़ेगा, सामने वाली को स्ट्रांगली रखना पड़ेगा, ताकि वो हमारी बातों को बस हवा में ना टाले। तो दिस इज बेसिकली एक्चुअली कि क्या वे फॉरवर्ड है। अब आप कहेंगे कि भैया इतना तो आपने बता दिया, बट वाई यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस टॉपिक इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इक्वली फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ? प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो जितने भी लीगल एक्ट्स हैं, लाइक ऊपा, एनएसए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज, हर कोई इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने टाइम टू टाइम एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है ये एक्ट से रिलेटेड आपका एसएफजे और एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन एनआईए, इंटरपोल, यूएन काउंटर टेररिज्म एजेंसीज, इनका मेंशन भी, इस ऑर्गेनाइजेशंस का मेंशन भी है, इस पर्टिकुलर न्यूज से कनेक्शन भी है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक और टेररिज्म एंगल से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं, कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां इंडिया इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रखती है।
मेंस पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू सब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें आईआर वाला सेक्शन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरनली जीएस पेपर 3 में इंटरनली क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन सारी चीजों का, और जीएस पेपर 2 में आपका पूछ सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या इन एजेंसीज का रोल होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होता है इस तरीके की चीजों में काउंटर करने में, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो जीएस पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशन एंड जीएस पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी से मेंस पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऐसे राइटिंग में भी बहुत है, क्योंकि आजकल फिलोसफिकल और अलग अलग तरीके के ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो दे कैन आस्क यू व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्लोमेसी इन काउंटर टेररिज्म, बैलेंसिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इस तरीके के जब पूछेंगे तो आप एसएफजे वगैरह का मेंशन उस पर कर सकते हैं। सो दिस पर्सपेक्टिव इज एक्चुअली इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको छोटी सी चीजों में छोटे छोटे तरीके से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इस पूरे मैटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो पे। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।